हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। 23 और 24 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल 2021 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल चेन्नई में इनॉग्रेट की गई है। ये अफ्रीका से यहाँ मतलब साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका कंट्री, इंडिया और साउथ अफ्रीका कंट्री के बीच ये काउंसिल है 2021, और इसका उद्देश्य जो है, जो बिजनेस रिलेशंस है दोनों कंट्रीज़ के बीच, उसको बढ़ावा देना। उसके लिए ट्रेड काउंसिल 2021 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की गई है। तो एम क्या है? टू बिल्ड बिजनेस रिलेशंस बिटवीन बोथ द नेशंस। ठीक है, इतना ही मेन उद्देश्य था। इसके लिए ये ट्रेड काउंसिल आयोजित की गई है। जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करें तो स्पेशल बात साउथ अफ्रीका की कैपिटल में ये है कि इसकी 3 कैपिटल्स हैं। एक कैपिटल है इसकी प्रिटोरिया, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव। एक कैपिटल है इसकी केप टाउन, जो यहाँ लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी, और केप टाउन लेजिस्लेटिव यानी विधायिका और कार्यपालिका प्रिटोरिया में, और ब्लॉम फाउंटेन में न्यायपालिका या फिर जुडिशियल। ब्लॉम फाउंटेन यहाँ जुडिशियल। तो 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका की, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉम फाउंटेन, पीसीबी। ठीक है, और उसकी जो करेंसी है साउथ अफ्रीका की करेंसी, उसको कहते हैं साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है, ये इसकी कैपिटल करेंसी है। कैपिटल 3 है। इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल 2021 चेन्नई में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। रिसेंटली द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC हैज़ पार्टनर्ड विद विच यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग इन इंडिया। डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, भारत में डिजिटल स्किल ट्रेनिंग देने के लिए जो NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसने किस यूनिवर्सिटी के साथ एक पार्टनरशिप की है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। इसका जो मेन एम है कि जो भारत में लगातार जो डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स की जो नीड बढ़ती जा रही है, उस बढ़ती हुई नीड की डिमांड को पूरा करने के लिए इस पार्टनरशिप को अंजाम दिया गया है NSDC और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच। टू फुलफिल द increasing demand for digitally skilled workforce in इंडिया। डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में उसकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इसको किया गया। तो इसको कौन, इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव है, ये NSDC का ही एक पार्ट है। NSDC की ये डिजिटल यूनिट है, उसका नाम है ई स्किल इंडिया। ये क्या है? डिजिटल स्किल यूनिट, डिजिटल स्किल यूनिट ऑफ NSDC वो है। उसके द्वारा इस इनिशिएटिव को लिया गया। इस इनिशिएटिव को दोनों NSDC और यूनिवर्सिटी के बीच पार्टनरशिप का इनिशिएटिव। यूनिवर्सिटी क्या करेगी? यूनिवर्सिटी 200 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज चलाएगी। 200 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज चलाएगी, जिससे कि जो स्किल सीकर्स हैं, वो स्किल लेना चाहें वो स्किल ले सकते हैं इन कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, 200 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज चलाएगी। अब मैं NSDC की थोड़ी बात कर लेता हूँ। NSDC क्या है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्थापित है। एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और कैसे? अंडर PPP मोड। PPP मोड। अब PPP मोड पे है, यानी कि इसमें जो शेयर्स की जो स्टेक है वो 49% तो गवर्नमेंट का स्टेक है, और रेस्ट यानी 51% प्राइवेट स्टेक है, या प्राइवेट 49% तो पब्लिक का या फिर गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है। जो शेयर होल्डिंग है उसमें भी गवर्नमेंट में भी बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड
एंटरप्रेन्योरशिप MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी शेयर होल्डिंग है 49% और 51% प्राइवेट शेयर होल्डिंग है। ठीक है, ये NSDC की बात की। तो NSDC और यूनिवर्सिटी के बीच एक पार्टनरशिप हुई है, यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ताकि भारत में जो बढ़ती हुई डिजिटली स्किल्ड पर्सन्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। 200 से ज़्यादा फ्री कोर्स ये यूनिवर्सिटी चलाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन RBI's मंथली बुलेटिन, RBI की मंथली बुलेटिन में हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके अनुसार जो एसेट्स हैं, प्रतिभूतियां हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की एसेट्स, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल ईयर 18 से 20 के दौरान जो ग्रोथ हुई है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एसेट्स की ग्रोथ हुई है वो कितने परसेंटेज से हुई है? तो सही आंसर है 150%। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एसेट ग्रोथ है 150% एनुअली हुई है फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 20 तक, FY 2017-18 टू 19-20 में ये ग्रोथ हुई है 150% एनुअली, 150% एनुअली, 150% एनुअली ये ग्रोथ हुई है। इस आर्टिकल का जो पूरा नाम था, आर्टिकल जो इसकी पूरी हेडिंग थी वो थी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, SFB लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बैलेंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वायबिलिटी, इंक्लूजन एंड वायबिलिटी। ये इस आर्टिकल का जो हेडिंग थी वो ये थी। इसके द्वारा ये बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 19-20 तक 150% एनुअली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनकी जो एसेट है उसका ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि रैपिडली ग्रोथ हुई है ब्रांचेस की, रैपिड ग्रोथ इन नंबर ऑफ ब्रांचेस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के केस में। ठीक है, और जो NPA है वो मॉडरेट लेवल पे रहा है। इससे जो एसेट की जो हेल्थ है या एसेट की जो क्वालिटी है वो और बेहतर हुई है। ये तीसरा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू आसियान सेक्रेटेरिएट विल बी, आसियान के सचिवालय में भारत के अगले एम्बेसडर कौन होंगे? तो सही आंसर है जयंत एन खोब्रागडे। जयंत एन खोब्रागडे नए एम्बेसडर होंगे आसियान सेक्रेटेरिएट में। आसियान की पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये तो इसकी फुल फॉर्म है आसियान की। आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे श्री जयंत एन खोब्रागडे एम्बेसडर बने सचिवालय में, वो सेक्रेटेरिएट है जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में। और आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। आसियान में कुल 10 मेंबर्स हैं। उन 10 मेंबर्स के नाम मैं बता देता हूँ आपको। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस। तो ये सिंगापुर और फिलीपींस, तो ये 10 देश हैं। म्यांमार, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया, म्यांमार। ठीक है, तो ये 10 देश हैं। इसके अलावा जो 2021 में जो चेयर कर रहा है, यानी कि जो चेयरमैन बना रखा है जिस देश को, ये नंबर वाइज चेयरमैन बनते हैं। तो 2021 में जो चेयर्ड है 2021 में, वो ब्रुनेई कर रहा है इसको चेयर। इस ठीक है, इसके अलावा बात करें सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो ब्रुनेई के ही हैं और नाम है उनका दातो लिम जॉक होई।
दातोलिम जोक होई, ठीक है। तो ये इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रूनेई इस बार चेयर कर रहा है, ये बिल्कुल फिर भी आ सकता है। और बाकी नेक्स्ट एम्बेसडर आसियान सचिवालय के जयंत एन खोब्रागडे बने हैं। आसियान 10 देशों का एक समूह है जिसमें सचिवालय जिसका जकार्ता में है, हेडक्वार्टर भी इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। 10 देशों के नाम मैंने बता दिए। 2021 में चेयर ब्रूनेई कर रहा है, सेक्रेटरी जनरल दातोलिम जोकहोई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाई, तो इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किसने किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, HAL द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये टेस्ट फायर किया गया। कौन से एयरक्राफ्ट है? हॉक आई जो एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा इसको टेस्टेड किया गया, तो हॉकाई से इसको टेस्ट किया गया। उसके अलावा इसकी बात करें तो ये पहला स्मार्ट वेपन है जो कि इंडियन हॉक MK-132 से टेस्ट किया गया, फर्स्ट स्मार्ट वेपन टू बी टेस्टेड फ्रॉम इंडियन हॉक MK-132, इससे टेस्ट होने वाला भारत का पहला स्मार्ट वेपन है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है? तो डेवलप इसको DRDO ने किया है, डेवलप्ड बाय DRDO ने एक प्रोग्राम के तहत इसको डेवलप किया। उस प्रोग्राम का नाम है, जो HAL का प्रोग्राम है, एक्चुअली ये HAL का प्रोग्राम है, HAL's प्रोग्राम, इसका नाम है हॉक आई प्रोग्राम। तो हॉक आई प्रोग्राम है और ये DRDO ने इसको डेवलप किया है। HAL का जो एक प्रोग्राम था हॉक आई प्रोग्राम के तहत DRDO द्वारा डेवलप्ड है। इसकी जो वेपन की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर्स तक की है। इसके अलावा HAL की मैं बात कर लूँ तो हेडक्वार्टर इसका HAL का बेंगलोर में है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। और जो इसके CMD हैं, CMD की बात करूं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं आर माधवन इसके CMD हैं HAL के। तो 100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसको हाल ही में टेस्ट किया गया है, हॉक M132 से इसको टेस्ट किया गया है। जो HAL का हॉकाई प्रोग्राम था उसके तहत ये डेवलप्ड है और HAL का ये प्रोग्राम था, DRDO ने इसको डेवलप किया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद RSMML एंड MECL फॉर स्टडी ऑफ पोटाश माइनिंग। पोटाश माइनिंग की स्टडी के लिए किस राज्य सरकार द्वारा एग्रीमेंट किया गया है इन दो संस्थाओं से? तो सही आंसर है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया है। तो ये ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट हो गया कि राजस्थान गवर्नमेंट हो गई, RSMML हो गई, MECL हो गई, इनके द्वारा एग्रीमेंट किया गया है ताकि ये चेक किया जा सके कि पोटाश माइनिंग की जो फिजिबिलिटी है एक पर्टिकुलर एरिया जो मैं बताऊंगा उसमें कैसी है, उसको क्या पोटाश माइनिंग की जा सकती है कि नहीं। पहली बात है राजस्थान का तो DMG यानी डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी राजस्थान गवर्नमेंट। इसके साथ कौन कौन है? RSMML यानी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। इसके अलावा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, MECL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट या फिर एक पैक्ट साइन किया है जिसके थ्रू ये बताएंगे, ये स्टडी करेंगे कि जो पोटाश माइनिंग है नागौर गंगानगर एरिया में पोटाश माइनिंग है उसकी फिजिबिलिटी कैसी है। टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ पोटाश माइनिंग इन नागौर गंगानगर एरिया, ठीक। अब ये नागौर गंगानगर एरिया के अलावा क्या क्या कवर करेगा? नागौर को तो कवर करेगा ही करेगा, नागौर हो गया,
उसके बाद बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और गंगानगर हो गया। तो इन 4 ज़िलों को कवर करेगा और ये बताएगा कि क्या यहाँ पे पोटाश की माइनिंग करना फिजिबल है, क्या पोटाश की माइनिंग की जा सकती है, क्या एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया है RSM, MML और MECL के साथ राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम। ड्रैगन फ्रूट को कमलम से रीनेम किस राज्य सरकार द्वारा या राज्य द्वारा किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात द्वारा ऐसा किया गया है। कमलम यानी कमल, तो सरकार द्वारा, सरकार का ये कहना है कि कमल की शेप का होने की वजह से इसको कमलम नाम दिया गया। तो ड्यू टू शेप ऑफ दिस फ्रूट, इस फ्रूट। ठीक है, दूसरी चीज़ एक बात और है कि ये जो इसके पेटेंट के लिए भी सरकार द्वारा अप्लाई कर दिया गया है इस फ्रूट के, यानी ड्रैगन फ्रूट के। गवर्नमेंट हैज़ अप्लाइड फॉर पेटेंट ऑफ कमलम, मतलब इस नाम के पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया है। इस फ्रूट के संबंध में नाम है जो उसके लिए भी पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। गुजरात की मैं बात करूं तो CM विजय रूपाणी है, विजय रूपाणी। और गवर्नर जो हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, वो गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 8, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड डेजर्ट नाइट 21। डेजर्ट नाइट 21 एक एक्सरसाइज है जो भारत और फ्रांस के बीच कंडक्ट की गई है। तो यही सवाल है, किस देश के साथ, भारत और फ्रांस। ये क्या है, जो एयर की जो फोर्सेस हैं, यानी बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है ये एक्चुअली। ये क्या है, बायलेटरल, यानी 2 देश हैं भारत और फ्रांस, एयर यानी एयर फोर्स इसमें भाग ले रही हैं, दोनों देशों की एयर एक्सरसाइज है। भारत की तरफ से इंडियन एयर फोर्स भाग ले रही है और फ्रांस की तरफ से फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, उसके वहाँ उनका नाम एयर एंड स्पेस फोर्स है। ठीक है, तो दोनों देशों की एयर एक्सरसाइज, इसलिए दोनों देशों की एयर फोर्सेस भाग ले रही हैं। और ये हो कहाँ रही है ये एक्सरसाइज, तो ये जोधपुर में हो रही है। जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान में एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस के तो राष्ट्रपति जो हैं इमानुएल मैक्रोन हैं। तो इमानुएल मैक्रोन ये राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। और फ्रांस की जो करेंसी है, मुद्रा जो है वो यूरो है, करेंसी यूरो है। ठीक है, तो डेजर्ट नाइट 21 बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, 2 देशों के बीच कंडक्ट की गई है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है। तो सवाल है कि ऑन विच रिवर द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, किस रिवर पे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। तो सही आंसर है चिनाब रिवर पे। चिनाब रिवर पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर में ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट J&K में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, रेटल या रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे। ठीक है, इसको 2 कंपनी क्या, एक कंपनी है और एक तो जम्मू कश्मीर की खुद की स्टेट कंपनी है, NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JKSPDC लिमिटेड, ये इन दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगी, जिसमें जो स्टेक होगा 51% इस NHPC का होगा। NHPC का 51% शेयर होगा, रेस्ट JKSPDC का होगा। और 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे। रिवर इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे, चिनाब रिवर पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
रिसेंटली श्री उन्नी कृष्णन नंबूतिरी पास्ड अवे। उन्नी कृष्णन नंबूतिरी का निधन हो गया है, ये किस से रिलेटेड थे? तो सही आंसर है एक्टिंग से रिलेटेड थे, ये मलयालम एक्टर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये फेमस ग्रैंडफादर के रोल के लिए काफ़ी फेमस थे, क्योंकि अराउंड 70 की एज में इन्होंने एक्टिंग करियर में अपना डेब्यू किया था। तो 1996 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था और 1920s में ये इनका जन्म हुआ था। और मूवी जो थी इनकी वो थी देश दानम। तो उस मूवी से इन्होंने अपना डेब्यू किया था फिल्म करियर का और एक्टिंग से रिलेटेड थे और मलयालम एक्टर थे, ये बेसिकली मलयालम एक्टर थे, उन्नी कृष्ण नंबूदिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली ऑन विच बैंक हैज़ आरबीआई इम्पोज्ड ₹2 करोड़ मॉनिटरी पेनल्टी? 2 करोड़ रुपए की मॉनिटरी पेनल्टी आरबीआई ने हाल ही में एक बैंक पर लगाई है, वह बैंक कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे ये पेनल्टी लगाई गई है। उसका कारण है कि जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग में उसमें भी देरी करी गई और बैंक द्वारा, और जो कुछ डायरेक्शंस आरबीआई द्वारा इशू किए गए उसकी नॉन कंप्लायंस के कारण। तो रीज़न क्या था? फॉर डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, एक रीज़न ये, और दूसरा रीज़न था नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इश्यूड बाय आरबीआई। आरबीआई के कुछ डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया इन्होंने और जो फ्रॉड्स है उसको भी रिपोर्ट करने में काफ़ी देरी कर दी, इसलिए 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाई गई है। अगला क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो अंडमान और निकोबार कमांड इज गोइंग टू कंडक्ट ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अंडमान एंड निकोबार कमांड है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नाम है कवच। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जब मैं बात करूं तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन कौन सी मिलिट्रीज होंगी? तो एक तो तीनों डिफेंस फोर्सेज हैं, यानी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये तो होंगी। इनके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, वो आप ज़रूर याद रखें, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये चारों, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स, इन चारों की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कवच। इंडिया अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा ये कंडक्ट की जा रही है। और कहाँ कंडक्ट की जा रही है? कंडक्ट की जा रही है अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में। अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में, तो ये 2 जगह, अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल दोनों जगह ये कंडक्ट की जाएगी ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13, थलतेज, शिलाज, रणचंद्र इज द नेम ऑफ। थलतेज, शिलाज और रणचंद्र किसके नाम है? क्या ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? क्या ये इंडियन नेवल शिप है? क्या ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? क्या ये रेलवे ओवरब्रिज है? तो सही आंसर है ये रेलवे ओवरब्रिज है। थलतेज, शिलाज, रणचंद्र एक ओवरब्रिज है, ये 4 लेन का ओवरब्रिज है, जिसका हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनके द्वारा इसका अनावरण या इनॉग्रेशन किया गया। 4 लेन का ये रेलवे ओवरब्रिज है, रेलवे ओवरब्रिज है, जो कि अहमदाबाद में जिसका उद्घाटन किया गया, अहमदाबाद में जिसका उद्घाटन किया गया रेलवे ओवरब्रिज है थलतेज, शिलाज और रणचंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज कौन से राज्य में इनॉग्रेट किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय में इसे इनॉग्रेट किया गया। मेघालय में इसे इनॉग्रेट किया गया। इस ब्रिज का नाम जो है वो है वाहर्यू ब्रिज। वाहर्यू ब्रिज इस ब्रिज का नाम है। और ये कौन से ज़िले में है? मेघालय राज्य में तो है, लेकिन ज़िले में ईस्टर्न खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ये ओवरब्रिज, रोड आर्च ओवरब्रिज इनॉग्रेट किया गया। और मेघालय में ये रोड आर्च ब्रिज इनॉग्रेट किया गया। मेघालय की राजधानी आप जानते ही होंगे, शिलोंग यहाँ की राजधानी है।
यहाँ के सीएम है कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं श्री सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो ये है मेघालय के में सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया, जिसका नाम वाहरयू ब्रिज है। ईस्टर्न खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ये इनॉग्रेट किया गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15। 7th एडिशन ऑफ मास्करेड 2021, मास्करेड 2021 का 7वां संस्करण हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, शुरू किया गया। ये प्रोग्राम जो है ये किससे रिलेटेड है, यानी मास्करेड 21 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ये मूवमेंट है अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड। स्मगलिंग से और काउंटरफीट यानी कि नकली सामान की जो ट्रेडिंग है उसके अगेंस्ट ये एक मूवमेंट है। और इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाला है वो फिक्की का एक अंग है, ऑर्गेनाइज्ड बाय फिक्की कैस्केड। ठीक है, फिक्की कैस्केड द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड है। और ये फिक्की कैस्केड क्या है, एक कमेटी है किस चीज़ के अगेंस्ट? स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय कर रही है हमारी इकोनॉमी को, उसके अगेंस्ट एक कमेटी है ये फिक्की कैस्केड। ठीक है, और इसका बेसिकली काम भी यही है इस पूरे मास्करेड 2021 का, कि जो इलिसिट ट्रेड है उसको कॉम्बैट करना, कॉम्बैट इलिसिट ट्रेड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, मास्करेड 2021 एक मूवमेंट है स्मगल्ड और काउंटरफीट ट्रेड के अगेंस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड एज ए जॉइंट विनर ऑफ माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। माइकल और शीला हेल्ड प्राइज के जॉइंट विनर के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर है निखिल श्रीवास्तव और दो अन्य को ये माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज के लिए चुना गया है। इसका रीज़न ये रहा है कि इन्होंने एक बहुत लंबे समय से चले आ रहा एक क्वेश्चन है कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम, उसको सॉल्व किया है। और साथ ही रामानुजन ग्राफ्स पे भी इन्होंने काम किया है। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम एंड ऑन रामानुजन ग्राफ्स। तो रामानुजन ग्राफ्स और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निखिल श्रीवास्तव और दो अन्य को ये इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पुरस्कार जो स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस पुरस्कार में देते क्या हैं, एक तो मेडल देते हैं, मेडल के साथ $1 लाख और देते हैं। तो $1 लाख और 2017 में ये स्थापित हुआ था। माइकल शीला हेल्ड प्राइज निखिल श्रीवास्तव को ये अवार्ड के देने के लिए चुना गया है। साथ में दो लोगों को और चुना गया है, कैडिसन सिंगर और रामानुजन ग्राफ्स पे इनके कार्य को। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, ताकि इनकी बहुत ही डिटेल्ड PDF भी मैं शेयर करता हूँ वो आपको मिले और आपको बेनिफिशियल हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।